नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने नए यूट्यूब चैनल द सक्सेस पॉइंट पे। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग क्लास 9 के सोशल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से आप लोग को एग्जाम में डायरेक्ट हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अभी तक आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो बिना देर करते हुए आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बास्तिल का किला किस शहर में स्थित था। पहले ऑप्शन में है पेरिस, दूसरा में है कान, तीसरे में है लेओन और चौथा में नाम। तो जैसे कि आप सबको पता है कि बास्तिल का जो किला था वो पेरिस शहर में स्थित था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेरिस। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि बास्तिल के जेल से कुल कितने कैदी छुड़ा लिए गए थे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि बास्तिल की जो जेल थे उससे कुल 7 कैदियों को छुड़ा ले गए थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि फ्रांस की क्रांति के समय किस राजवंश का शासन था। यानी जब फ्रांस में क्रांति हुई थी तो वहाँ किस राजवंश का शासन था। पहला में टिब्रे, दूसरा में लिब्रे, अगला है बुर्बो और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुर्बो। एक यहाँ आया ऑप्शन नंबर बी, लिब्रे। तो लिब्रे क्या था, तो फ्रांस की मुद्रा था। जिस प्रकार भारत की मुद्रा रुपया है उसी प्रकार फ्रांस की जो मुद्रा है वो लिब्रे था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुर्बो। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है लुई 16वां, लुई 11वां, 11वां, लुई 14वां, लुई 16वां और लुई 17वां। तो जैसे कि आप सबको पता है कि जो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में, उसमें वहां का जो राजा था, जो शासक था, वो लुई 16वां था, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लुई 16वां। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। 5 में कहा गया कि सम्राट लुई 16वां का विवाह किस देश की राजकुमारी से हुआ था। यानी कि जो फ्रांस का शासक था लुई 16वां, उसकी जो विवाह था वो किस देश की राजकुमारी से हुआ था। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से हुआ था। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, ऑस्ट्रिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया कि लुई 16वां के राजरोहण के समय राज्य की स्थिति कैसी थी। यानी जब लुई 16वां का राजरोहण हो रहा था उस समय राज्य की जो स्थिति थी वो किस प्रकार की थी। तो पहले ऑप्शन में देखते हैं, कह रहा है कि राजकोष खाली था, राजकोष भरा हुआ था। तीसरा में कह रहा है, तीसरा में है राजकोष आधा भरा हुआ था, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजकोष खाली था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि वर्साई का महल किस शहर में स्थित था। यानी जो वर्साई का महल है वो किस शहर में स्थित था। पहला है वर्साई, दूसरा है पेरिस, तीसरा है कान, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्साई में। यानी वर्साई का महल किस शहर में स्थित था, तो वर्सा में स्थित था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया अमेरिका किस देश का उपनिवेश था। यानी अमेरिका जो है वो किस देश का उपनिवेश था। फ्रांस, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है कि लिब्रे किस देश की मुद्रा थी। फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि अभी हमने पहले बताया था कि लिब्रे फ्रांस की एक मुद्रा था। तो फ्रांस की मुद्रा क्या थी, लिब्रे। यानी लिब्रे किस देश की मुद्रा थी, तो फ्रांस की। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है कि 18वीं सदी में
फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट में बटा हुआ था? तो 3 स्टेट में बटा हुआ था ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 स्टेट। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है कि फ्रांसीसी समाज के कौन से लोग कर अदा करते थे? पहले स्टेट्स, दूसरे स्टेट, तीसरे और सभी स्टेट्स। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहले स्टेट्स। क्वेश्चन है 11, फ्रांसीसी साम्राज्य के कौन से लोग कर अदा करते थे? तो प्यारे बच्चों इसका आंसर पहले स्टेट ना होकर के तीसरे स्टेट होगा। देखने में थोड़ा मिस्टेक हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरे स्टेट्स के लोग। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि तीसरे स्टेट में किस लोग को रखा गया? तो किसान और व्यापारी को रखा गया था। ऑप्शन नंबर सी, तीसरे स्टेट के लोग कर अदा करते थे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि 18वीं सदी में फ्रांस कितने प्रतिशत लोग किसान थे? 18वीं सदी के फ्रांस में कितने प्रतिशत लोग किसान थे? 40%, 70%, 90% और 95%। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 90%। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है इनमें से कौन तृतीय स्टेज में शामिल नहीं था? पादरी वर्ग, बड़े व्यवसायी, वकील, नौकर। तो प्यारे बच्चों इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पादरी वर्ग। ठीक है। पादरी वर्ग जो था वो तृतीय स्टेज में शामिल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है निम्नलिखित से किस वर्ग को कुछ विशेष अधिकार जन्मजात प्राप्त था? निम्नलिखित में से किस वर्ग को कुछ विशेषाधिकार जन्मना प्राप्त थे? प्रथम स्टेट्स को, द्वितीय स्टेट्स को, ए और बी दोनों, सभी स्टेट्स को। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी प्रथम स्टेट्स और द्वितीय स्टेट्स को। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है टाइड को किसानों से वसूलने का अधिकार किसे था? तो प्यारे बच्चों जो टाइड था उसे एक धार्मिक कर कहा जाता था, यानी धार्मिक कर ही था। को किसानों से वसूलने का जो अधिकार था वो किसे था? यानी इस कर को कौन वसूलता था? तो प्रथम स्टेट्स, द्वितीय स्टेट्स और भी दोनों, सभी स्टेट्स। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में पूछा गया है कि फ्रांस की मुद्रा लिब्रे को कब समाप्त कर दिया गया? यानी जो फ्रांस की मुद्रा लिब्रे था उसे कब समाप्त कर दिया गया? 1792, 1794, 1796 और 1798। तो प्यारे बच्चों इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1796 में, सॉरी 1794 में। क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला टाइड कर कृषि उपज का कितना हिस्सा लिया जाता था? यानी चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला जो टाइड था वो कृषि उपज का कितना प्रतिशत लिया जाता था? 1/4 हिस्सा, 1/8 हिस्सा, 1/10 हिस्सा और 1/20 हिस्सा। तो प्यारे बच्चों इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/10 हिस्सा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि टाइल कर किससे अदा किया जाता था? यानी जो टाइल कर था वो किसे अदा किया जाता था? पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, सीधे राज को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीधे राज को। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि एक अनाम चित्र में कुलीन व्यक्ति को मकड़ा से तुलना किया गया है जबकि किसान की तुलना किससे किया गया? तो मच्छर, मक्खी, मधुमक्खी, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों इसका राइट हो जाएगा मक्खी। ठीक है। तो किसानों की तुलना किससे किया गया है? तो मक्खी से किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं कि फ्रांस की जनसंख्या 1715 में कितनी थी?
यानी जो 1715 में फ्रांस की जनसंख्या थी वो कितनी थी ये बताना है। पहले ऑप्शन में दिया है 2.3 करोड़, 2.8 करोड़, 3.2 करोड़ एंड 1.3 करोड़। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर 2.8 करोड़ जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे किस नाम से संबोधित किया जाता है। यानी 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ था जिसे किस नाम से संबोधित किया जाता है। कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग, मध्य वर्ग, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य वर्ग। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था। यानी राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था जॉन लॉक, जिया जाक रूसो, मॉन्टेस्क्यू, इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन लॉक। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछ रहा है कि जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव किसने रखा था। ऑप्शन को देखेंगे जॉन लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूसो। ऑप्शन नंबर बी, रूसो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पूछ रहा है कि स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना के रचनाकार कौन है। पहला में है जॉन लॉक, दूसरा में है रूसो, तीसरा में मॉन्टेस्क्यू, चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मॉन्टेस्क्यू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कितने उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आजाद घोषित कर दिया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के कितने उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आजाद घोषित कर दिया था। पहले में है 11, दूसरे में है 12, तीसरे में 13 और चौथे में 14। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है फ्रांस की क्रांति के पूर्व यानी फ्रांस की क्रांति के पहले स्टेट्स जनरल की अंतिम बैठक कब बुलाई गई थी। पहले ऑप्शन में है 1600, दूसरा में 1608, तीसरा में 1614 एंड चौथे ऑप्शन में दिया गया है 1624। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 26 था ना, क्वेश्चन नंबर 26। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1614। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि लुईस 16वां ने नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट्स जनरल की बैठक कब बुलाई थी। पहले ऑप्शन में है 5 मार्च 1789, दूसरे में 15 अप्रैल 1789, तीसरा में 5 मई 1789 और डी में है 25 जून 1789। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 मई 1789। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधि सभा की बैठक में प्रवेश वर्जित था। पहले ऑप्शन को देखेंगे किसानों की, औरतों की, कारीगरों की और वकीलों की। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वकीलों की। क्वेश्चन नंबर 29 तृतीय स्टेट्स का नेतृत्व किसके हाथों में था। तृतीय स्टेट्स का नेतृत्व किसके हाथों में था। मिराबियो, आबेसिए, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों के हाथों में।
क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि तृतीय स्टेट्स क्या है। शीर्षक से एक पंपलेट किसने लिखी। मिराबियो, आबेसिए, रूसो, वाल्टेयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आबेसिए। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है फ्रांस कब संवैधानिक राजतंत्र बन गया। फ्रांस कब संवैधानिक राजतंत्र बन गया। पहला में 1789, दूसरा में 1790, तीसरा में कह रहा है 1791, चौथा में 1792। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1791 में। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि नेशनल असेंबली के चुनाव में मतदाता बनने की आवश्यक योग्यता क्या थी। पहले में दिया गया है 25 वर्ष से अधिक उम्र, कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकता हो, पुरुष होना चाहिए। ये सभी आवश्यक थे। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी होना आवश्यक था। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है टूटी हुई जंजीर प्रतीक के क्या मायने थे। यानी टूटी हुई जो जंजीर था वो किसका प्रतीक था। तो एकता का, आजादी का, अज्ञानता का, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आजादी का। यानी टूटी हुई जंजीर आजादी का प्रतीक था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि शाही सत्ता का प्रतीक है। शाही सत्ता का प्रतीक है अपनी पुच्छ मुंह में लिए सांप, त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आंख, राजदंड, छड़ों का बर्छीदार गटर। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजदंड। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है फ्रांस का राष्ट्रीय रंग क्या था। यानी जो फ्रांस का राष्ट्रीय रंग था वो क्या था। नीला, सफेद, लाल, सभी। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। लाल भी था, सफेद भी था और नीला भी था। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि नेशनल असेंबली में प्रसा ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब हुई। यानी नेशनल असेंबली में प्रसा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की गई। 1792, 1790, 1789 और 1794। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1789 में। अगला क्वेश्चन है कि राजेट दी लाइल द्वारा रचित मार्सिले किस देश का राष्ट्रगान है। ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है जेकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे। छोटे दुकानदार, कारीगर, दिहाड़ी मजदूर, सभी। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। छोटे दुकानदार भी थे, कारीगर भी थे और दिहाड़ी मजदूर भी थे। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि किस वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया था। पहले ऑप्शन को देखेंगे, कुलीन, पादरी, जेकोबिन और वकील। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेकोबिन। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि फ्रांस में ब्रीचेस कौन पहनते थे। कुलीन, पादरी, जेकोबिन और उपयुक्त सभी। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। कुलीन, पादरी, जेकोबिन, सभी। फ्रांस में एक क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं, फ्रांस में ब्रीचेस कौन पहनते थे। तो सॉरी ये सभी नहीं होना चाहिए, पादरी और जेकोबिन नहीं पहनते थे, यानी कुलीन पहनते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुलीन। 41 क्वेश्चन नंबर 41 कहते हैं कॉन्वेंट क्या था। धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत, धार्मिक जीवन को समर्पित मैदान, राजनीतिक जीवन से संबंधित पुस्तक और इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत थी।
क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि 100 कुलात से आप क्या समझते हैं? 100 कुलात से आप क्या समझते हैं? पहले में दिया गया है, जैकोबिनों को 100 कुलात के नाम से जाना जाता था। इसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाले। अगला है 100 कुलात पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे। चौथा में है सभी सही है, बिल्कुल सभी सही है। इसका राइट आंसर मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि लुई 16वां को किस आरोप में 21 जनवरी 1793 को फांसी दी गई थी? तो बच्चों, जैसे कि आप लोग को भी पता है कि लुई 16वां को जो फांसी दी गई थी वो देशद्रोह के आरोप में उसे फांसी दिया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो देशद्रोह के आरोप में। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि फ्रांस के इतिहास में किस कालखंड को आतंक का युग कहा जाता है? फ्रांस के इतिहास में किस कालखंड को आतंक का युग कहा जाता है? पहले ऑप्शन को देखेंगे, कह रहा है 1790 से 1792 तक। दूसरे में कह रहा है 1793 से 1794 तक। बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। 1793 से 1794 तक के जो काल था वो फ्रांस में आतंक का युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है गिलोटिन क्या था? गिलोटिन क्या था? तो एक पुस्तक का नाम, बिल्कुल नहीं। खेती करने की मशीन, जी नहीं। सिर कलम करने की मशीन, बिल्कुल। गिलोटिन दो खंभा के बीच लगे हुए आरे की एक मशीन था, जिसमें जो था गर्दन उसको अलग किया जाता, यानी जो भी अपराधी होता था उसको इसके सजा के रूप में गर्दन को अलग कर दिया जाता था, यानी काटा जाता था। ठीक है, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्या है? कह रहा है कि जैकोबिन सरकार के पतन के बाद सत्ता किनके हाथ में आ गई? यानी जैकोबिन सरकार के गिरने के बाद यानी पतन के बाद सत्ता किनके हाथों में आ गई? पहला मध्य वर्ग के संपन्न तबके, मध्य वर्ग के कमजोर तबके के पास, तीसरा में है उच्च वर्ग और चौथा में है निम्न वर्ग। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य वर्ग के संपन्न तबके के हाथों में। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि फ्रांस में महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? यानी जो फ्रांस में महिलाओं को मत देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ, वो कब हुआ? ऑप्शन को देखेंगे 1942, 1946, 1756 और 1768। तो बच्चों, जैसे कि आप लोग को भी पता है कि फ्रांस में 1946 से पहले महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था। इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1946। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है ओलंप दे गुज को पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध करने के कारण कब फांसी दी गई थी? ओलंप दे गुज को, है ना, पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध करने के कारण कब फांसी दी गई थी? पहले ऑप्शन में है 1793, दूसरे में 1794, 1795 और 1796। तो बच्चों, जैसे कि आप लोग को भी पता है कि ओलंप दे गुज को पुरुष एवं नागरिक अधिकार की घोषणा का विरोध करने के कारण उसे 1793 ईस्वी में फांसी दिया गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को 1793। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। कह रहा है कि फ्रांस के बोर्दे और नान्ते बंदरगाह किस चीज के व्यापार के कारण समृद्ध बन गया था? पहला है मसाले, कपड़े, दासों, अनाज। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दासों। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है दास व्यापार कब प्रारंभ हुआ? यानी जो दास की व्यापार था वो कब शुरू हुई? तो 16वीं शताब्दी में, 17वीं में, 18वीं में और 19वीं में। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ऑप्शन नंबर बी, 17वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है
कि फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया? 1840, 1848, 1844 और 1846। तो प्यारे बच्चों इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1848 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि निग्रो शब्द किन के लिए इस्तेमाल किया जाता था? जो निग्रो था वो किन के लिए इस्तेमाल किया जाता था? एशिया की एक खास जनजाति के लिए, सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोग के लिए, अरब देशों के खिलाफ दोस्त जाति के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोगों को निग्रो के शब्द से सूचित किया जाता था, तो निग्रो कहा जाता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया था? 1800 में, 1802 में, 1806 में, 1804 में। तो प्यारे बच्चों आप लोग को भी पता है कि इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1804 में नेपोलियन खुद को सम्राट घोषित कर दिया था फ्रांस का। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है वाटरलू का महत्वपूर्ण युद्ध कब हुआ था? वाटरलू का महत्वपूर्ण युद्ध कब हुआ था? 1810, 1815, 1816 और 1817। तो इसका राइट हो जाएगा 1815 में वाटरलू की महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था, है ना। अगला क्वेश्चन क्या टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय किस विदेशी क्रांति से सबसे ज्यादा प्रभावित थे? यानी जो टीपू सुल्तान थे और राजा राज मोहन राय किस विदेशी क्रांति से सबसे अधिक प्रभावित थे? इंग्लैंड की क्रांति, रूस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फ्रांस की क्रांति से सबसे अधिक प्रभावित हुए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कह रहा 1794 ईस्वी में कन्वेंशन द्वारा फ्रांसीसी उपनिवेशों से दास मुक्ति का कानून पारित करने के कितने वर्षों बाद नेपोलियन द्वारा दास प्रथा पुनः प्रारंभ कर दिया गया? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10 वर्ष। 57 कह रहा है कि औरत जन्मना स्वतंत्र है और अधिकारों में पुरुष के समान है। यह विचार पहली बार किसके घोषणा पत्र के माध्यम से रखा गया था? पहले ऑप्शन को देख लेंगे हम लोग ओलम देगुज, रूसो, वाल्टेयर और रोबेस्पियर। तो प्यारे बच्चों इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओलम देगुज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है रोबेस्पियर को कब गिलोटिन पर चढ़ाया गया? यानी रोबेस्पियर को कब मृत्यु की सजा दी गई? पहले में ऑप्शन में है 1792, 1793, 1794 और 1795। तो प्यारे बच्चों इसका राइट हो जाएगा 1794। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है फ्रांस में डेनो वाली स्त्री किस चीज का मानवीय रूप थी? यानी फ्रांस में डेनो वाली स्त्री किस चीज का मानवीय रूप थी? कानून की, प्रशासन की, शिक्षा की, इनमें से कोई नहीं। तो कानून की। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कानून की। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि दास स्वतंत्र होने के बाद किस प्रकार की टोपी पहनते थे? दास स्वतंत्र होने के बाद किस प्रकार की टोपी पहनते थे? पीला टोपी, सफेद टोपी, लाल प्राइजियन टोपी और हरे रंग की टोपी। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाल प्राइजियन टोपी। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि 1790 के दशक में निर्मित संविधान के अनुसार इन्हें निष्क्रिय नागरिक कहा गया। बेरोजगार को, ज्यादा सोने वाले को, मतदान से वंचित पुरुष एवं महिलाओं को, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मतदान से वंचित पुरुष एवं महिलाओं को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान कब बनाया गया? तो 1791 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है
1791 ईस्वी में संविधान बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है किस विद्वान ने अपनी रचना द स्पिरिट ऑफ द लॉ में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही? तो किसने कहा था? मॉन्टेस्क्यू ने कहा था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि तीसरा स्टेट का नेतृत्व करने वाले आवेश ये मूलतः क्या थे? कुलीन, पादरी, किसान और जैकोबिन। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पादरी। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि तीसरे स्टेट के एक प्रभावशाली नेता मिराबियो कैसे परिवार से संबंधित थे? कुलीन, पादरी, किसान और मजदूर। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुलीन। क्वेश्चन नंबर 66 के देखते हैं। कह रहे कि नेशनल असेंबली ने 4 अगस्त 1789 ईस्वी को कौन सा आदेश पारित किया था? कौन सा आदेश पारित किया था? सामंती व्यवस्था का उन्मूलन, बिल्कुल सही। धार्मिक कर समाप्त करना, ये भी सही है। चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त करना, ये भी सही है। मतलब उपयुक्त सभी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। कह रहा है जिया पोलमरा नामक पत्रकार ने लानी द पप्ल में नेशनल असेंबली द्वारा तैयार संविधान पर कैसी प्रतिक्रिया दी थी? प्रशंसा, विरोध, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, समर्थन। तो प्यारे बच्चों इसका राइट ऑप्शन नंबर ए, सॉरी बी, विरोध का प्रतिक्रिया दिया था। 68 गिलोटिन के आविष्कारक कौन थे? वाल्टेयर, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, डॉक्टर गिलोटिन। तो डॉक्टर गिलोटिन इसके राइट आंसर हो जाएंगे। इसने ही गिलोटिन मशीन का आविष्कार किया था। अगला है कि समता रोटी क्या थी? सफेद आटे से निर्मित रोटी, साबुत गेहूं से बनी बराबरी का प्रतीक रोटी, सुंदर दिखने वाली रोटी और मीठी रोटी। तो प्यारे बच्चों इसका राइट ऑप्शन नंबर बी, साबुत गेहूं से बनी बराबरी का प्रतीक रोटी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 70 देखते हैं। क्रांति के समय महिलाएं कितने क्लब अस्तित्व में थे? यानी क्रांति के समय महिलाओं के कितने क्लब अस्तित्व में थे? 40, 50, 55, 60। तो प्यारे बच्चों इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 60 क्लब। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये 70 MCQ क्वेश्चन थे, जो कि काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं कि यह वीडियो कैसे लगा।